think I died in an accident, cause this must be heaven. वेलकम बैक टू द सेशन। नाउ आज से पहले हम 3 सेशन डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अभी तक हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एंड डिसाइडेड अर्लियर ऑल्सो हम इसमें टोटल 5 सेशन करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 5 सेशन हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कम टू द पार्ट 4 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ जेईई मेंस 2025 पेपर ऑफ योर 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में। ऐसे कर करके हम ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, चलो, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। ठीक है, then the total number of triangles that can be formed with the vertices at any 3 of this 12 points। तो स्ट्रेट अवे वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन में बोला था आप लोगों को कि प्लीज रिमेंबर कि भाई ऐसा केस आपके सामने आएगा जरूर जहां पर आपको बड़े इजी क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे तो मुझे पता है इसका 12c3 - 5c3 करना आंसर आ जाएगा, और मेरे को दिमाग में भी आ रहा है कि 210 आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इस केस में। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा ही है। 12c3 का जो मतलब है वो ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी 3 पॉइंट को 12 में से पिक करेंगे। ट्राइंगल तभी बनेगा 3 पॉइंट को पिक करने से, इजी। वो 220 आ रहा है। हम 5c3 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 5 ट्राइंगल, देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट में से अगर आप किसी भी 3 पॉइंट को पिक करते हो, मैं इसका नाम भी ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ABCDE, किसी भी 3 पॉइंट को अगर आप पिक करते हो, इनमें से रैंडमली आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो वो मेरे को 5c3 माइनस करने हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, ये पूरी कहानी यही लिखी जो मैंने आपको बोल के बताई है, एंड वो 10 ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, मतलब 5c3 की वैल्यू 10 होती है। मेरा आंसर 210 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हो कि हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे, मैं वो नहीं कहूंगा टफ थे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जरूर थे, कुछ लेंथी क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। तो वही मैंने जो आपको राउंड वाली बात बताई थी ना, यू हैव टू गो फॉर एटलीस्ट 3 to 4 राउंड्स फॉर अ पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक जाने में ट्राई टू मेक योर 3 to 4 राउंड्स। ठीक है, तभी टाइम बचेगा। एंड स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी होती है जिसको मैं एक स्ट्रेटजी की वीडियोस में भी लेके आऊंगा। ये मैं आपको क्लासेस में बताता ही रहता हूं, बट सेपरेटली उसको डिस्कस भी कर लेंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका आसान है, मेरे को तो लग रहा है कि सेशन पूरा ही आज इजी क्वेश्चन वाला सेशन बनेगा आपका। पी एक सिंगल बार होगा। ठीक है, वही आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो होती है। देखो, इफ ए एंड बी आर टू वुमेन सच दैट पी ऑफ ए की वैल्यू दी है, पी ऑफ बी की वैल्यू दी है, एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार दिया हुआ है, एंड पी बी आर डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आपको अच्छे से समझाया गया। अदरवाइज वी ऑल्सो नो थ्रू द मतलब क्या बोलते हैं, प्री डिसाइडेड नॉमेनक्लेचर्स। देन पी बार ए यूनियन बी बार अगेन नहीं आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, क्योंकि पी बार की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा इसको, पी इंटरसेक्शन ए यूनियन, मतलब इसका इंटरसेक्शन इससे हो रहा है बी बार से। तो यहां फिर मेरा डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह लग जाएगा, और मेरे को लग रहा है चीजें काफी सॉर्ट हो जाएंगे अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस भी चलता हूं। इंटरसेक्शन दिया, कोई बात नहीं, चीजें सॉल्व हो ही जाएंगी। और एक वेन डायग्राम की अप्रोच होती है। कई बार जब हमें चीजें समझ ही नहीं आ रही होती है, हमें लग रहा होता है कि हम इन फॉर्मूले में क्या पढ़ेंगे इंटरसेक्शन का यूनियन के बाद, और चीजें कॉम्प्लेक्स लगती हैं, वी गो टू द वेन डायग्राम अप्रोच। बट इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो द इजी वे इज टू गो थ्रू द फॉर्मूला अप्रोच। लेट्स कम टू द फॉर्मूला अप्रोच एंड बेसिकली सॉल्यूशन। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेसिकली लगाएंगे, ऊपर इंटरसेक्शन हो जाएगा इसके साथ, नीचे वाला तो सिंपल एज इट इज रहता है। मतलब होता क्या है, जैसे ये वाला है ना, इसका नीचे वाले के साथ इंटरसेक्शन होता है, वही हमने किया, अब नीचे वाला एज इट इज रह जाता है। इसका इससे इंटरसेक्शन होने का मतलब क्या है, एज पर द सिंपल डी मॉर्गन। यहां पर ना एक चीज और आपने गलत कर दी, ये इससे इंटरसेक्शन होगा तो बीच में यूनियन। हाँ ठीक है, सही है। तो यहां पी इंटरसेक्शन बी बार होगा, और पी इंटरसेक्शन बी बार का मतलब आप समझते फाई होता है अपने आप में। ठीक है, और यूनियन पी इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन बी हो, तभी मैंने कहा कि यहां फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच सही रहेगी। मैं बस एक चीज बता देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी है, या फिर चलो इसमें 2 थे ना, जब ये इंटरसेक्शन अंदर जाएगा बी का इंटरसेक्शन ए के साथ और यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये वाला फाई हो गया। ठीक है, तो ऊपर पी इंटरसेक्शन बी बचा, उसको मैं आराम से निकाल लूंगा, बहुत आराम से निकाल लूंगा, एंड पी यूनियन बी बार। ठीक है, पी यूनियन बी बार को, अब देखो पी इंटरसेक्शन बी को तो मेरे को पता है कि पी ऑफ ए, अब इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि पी ऑफ ए में से मैं ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब यहां थोड़ा वेन डायग्राम को सोच सकते,
ऐसा नहीं है, देखो वेन डायग्राम की, ऐसा नहीं कि वेन डायग्राम अप्रोच कर रहे हो तो वेन डायग्राम का यूज करना है, कोई आपको एग्जामिनेशन में आपके सॉल्यूशन चेक नहीं करने वाला भाई, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू चेक योर सॉल्यूशन, आपका मिक्स सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है, आपके बेस्ट के लिए। तो आप जब यहां पर आओगे ना इंटरसेक्शन बी बार में, तो आप सोचोगे कि यार मेरे को ना अगर मैं ए और बी को एक बार बना के देख लूं तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, और इस नीचे वाले के लिए अगर मैं सोचूं मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, फिर सोचना तो पड़ेगा ना, तभी तो फॉर्मूलेस भी लगाओगे। इसके लिए मुझे ए यूनियन बी बार, ए यूनियन बी बार का मतलब समझ रहे हो, ए वाला पार्ट सपोज ये है, बी वाला ये है, बी बार मतलब बी के पूरे बाहर वाला, बी के पूरे बाहर वाला, ठीक है। और ए का यूनियन बी के पूरे बाहर वाले के साथ। अब ए तो अपने आप में ही इतना पूरा है, बी का पूरा यूनियन है ना, इंटरसेक्शन नहीं है, और ए के पूरे बाहर वाला यूनियन करना है, बी के पूरे बाहर वाला। अब बी के पूरे बाहर वाले में मतलब ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो अगर मैं साफ साफ देखूं तो पी ऑफ ए को मैं ऐड कर सकता हूं, पी ऑफ बी बार को ऐड कर सकता हूं, बट एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, ये वाली दो बार, तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बार को मैंने माइनस किया। पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए इंटरसेक्शन बी बार में यही पार्ट आ रहा था ना, इसको पी, चाहो तो आप बोल भी सकते हो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हो, या फिर मैं अगर देखूं तो ए पूरा अपने आप में ये है, इसका इंटरसेक्शन बी बार के साथ। अच्छा ये पार्ट रिपीट हो रहा है, ये पार्ट रिपीट हो रहा है दो बार, नॉट दैट वन, बट ये पार्ट दो बार रिपीट हो रहा है, वो तो वहां पर आ नहीं रहा, तो इसलिए इसको हमने माइनस किया। ये दो बार ये हो रहा था, तो अब मेरे पास इसको निकालना आसान है, वन माइनस करके, ये ऑलरेडी है 7/10 था, ये आ जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी बार तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ ऊपर वाले को भी जो मैंने लिखा था ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार से भी आप सोच सकते हो। आप सोच के देखो, पी ऑफ ए में से, पी ऑफ ए में से इतना पार्ट माइनस करो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार एक्चुअल में है क्या। पहले तो आपको जब ये क्वेश्चन में दिया गया ना, आप इसको भी सोच के रखो कि मुझे ये वाली वैल्यू दी गई है, ये ना कटा हुआ चांद क्रिसेंट शेप, ये वाला पार्ट दिया हुआ था, ठीक है। उसको माइनस करोगे ऑब्वियसली तो ये वाला पार्ट बचेगा, जिसको मैं अभी येलो से, मतलब जो मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, वो तो बच्चे सोच पा रहे होंगे होता क्या है, मतलब क्या तो पता ही होता है बच्चों को, बट ये ठीक है। तो ये अब मैं फॉर्मूला बेस्ड इसको क्वेश्चन कर लूंगा। तो एक अप्रोच तो ये है, मतलब, और एक प्रॉपर वेन डायग्राम पे भी जाते हैं जहां फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, बट मिक्स का यूज करके ऑलवेज यू गेट द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज डन। लेट्स कम टू द, मैं कोई क्वेश्चन को टिक नहीं करवा रहा यहां पर, मेरा जो, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन माय अप्रोच इज टू टेल यू दी कॉन्सेप्ट से मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। लेट ए वेक्टर बी एंड बी वेक्टर बी एंड सी इज बी ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, कूल इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी सच एंड बी परपेंडिकुलर टू ए एंड ओके, ओके, वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ए, ओके, ठीक है, ठीक है। देन द वेक्टर सी इज, क्या दिया गया, ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया है, सी यूनिट वेक्टर दिया है, एक तो ये कंडीशन है, जो कि सी ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी मान लो इस प्लेन में ऐसे लाई कर रहे हैं, उसी प्लेन में हमारा सी वेक्टर है एंड बी परपेंडिकुलर टू ए। अब सी इस तरीके से भी है कि मान लो सी जैसे ऐसे हो सकता है, इस प्लेन में तो लाई करेगा सी, बट सी ए के परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन यूज कर सकता है इसकी, सच दैट द वेक्टर इज, तो सिंपली जो कंडीशन दी है यूज कर लेंगे और सी वेक्टर को निकाल लेंगे। सी का हमें ये भी दिया है यूनिट वेक्टर है, तो ये भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। ऑप्शंस भी है हमारे पास, ऑप्शंस पे भी अगर मैं देखूं तो वैसे सारे यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, तो वहां से तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, कई बार तो छोटा मोटा एलिमिनेशन यहाँ भी लगा देते हैं, बट जेई मींस नाउ देख रहा है कि बच्चे इतना छोटे मोटे ट्रिक तो लगा ही लेते हैं, तो ये सब ऑप्शन मतलब एक कंडीशन नहीं छोड़ूंगा, मतलब एक ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा बच्चों के लिए, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। लेट वेक्टर बी इन द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली आई कैन राइट द वेक्टर सी एज ऑब्वियसली के टाइम्स ऑफ ए प्लस लैम्डा बी, ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एज पर दिस, तो ये चीज हो गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। परपेंडिकुलर टू ए है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि पहली बात तो ये सी वेक्टर था, इसका डॉट जीरो आना चाहिए, कूल। ऐसा करने के बाद मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा जैसे ही मुझे मिल गया, क्या कर रहे थे हम, हाँ, लैम्डा मुझे जैसे ही मिल गया तो मुझे पी वेक्टर मिल जाएगा, पी वेक्टर मुझे मिल जाएगा तो मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना आसान होगा, बस ये तो करना है मुझे। यूनिट वेक्टर मुझे तो ये कंफर्म था ना कि भाई जो पी वेक्टर, मैंने पी को पी अलग से क्यों लिया ना कि सी लिया, क्योंकि मैं अपने आप में सी को यूनिट वेक्टर अलग से रखना चाह रहा था, सी कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसको मैं बाद में निकालूंगा, तो बस ये सी वेक्टर मेरे पास आ जाएगा, दैट इज आई कैप प्लस दिस कैप। तो सिंपल दो कंडीशन थी, तो परपेंडिकुलर वाली, और हमें पता है परपेंडिकुलर केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और एक उसके प्लेन में लाई करने वाली, या फिर तो उस प्लेन में लाई करने के लिए हम जनरली ए प्लस लैम्डा बी का टाइप लेते हैं, और ऑब्वियसली के मल्टीप्लाई करके अदर ऑप्शंस की वायबिलिटी को छोड़ देते हैं, कि ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक इकलौता वेक्टर नहीं होगा ना, जो भी हम वेक्टर ले रहे हैं जो कि उस प्लेन में लाई कर रहा होगा, तो दैट्स अ थिंग।
एंड और तो क्या है भाई, लास्ट 90 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और तो कुछ है नहीं, एक सेकंड रुको। ओके कूल। लेट द फंक्शन f of x is equal to x by 3 plus 3 by 2 plus 3 x not equal to 0 be strictly increasing in this, मतलब इसकी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन शुड बी ग्रेटर देन 0, वो कर लेंगे। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, तो डिक्रीजिंग के लिए ऑब्वियसली अब मुझे पहली बात तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 करना पड़ेगा। वहां से मुझे अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सारे अल्फा 5 सब मिल जाएंगे, उसके बाद उनका स्क्वायर करके सम करूंगा, बस ये तो है। क्या है ये, तो बस ऐसे आजकल की एक टाइप का वो है भाई, लिख देते हैं इस तरीके से, कई बच्चे इसमें भी अटक जाते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो कुछ नहीं ना, जो आपके अल्फाज आएंगे 1 2 3 4 5 उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना, ठीक है। समेशन लगा रखा है, समेशन का मतलब एडिशन होता है, ठीक है। एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, तो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये मिलेगा, इसको जब मैं ग्रेटर देन 0 करूंगा वेवी करके हेल्प से मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, यहां से मुझे अल्फा 1 मिल गया, अल्फा 2 मिल गया, लेस देन 0 करने से मुझे वेवी करके हेल्प से ये मिलेगा, ठीक है। तो ये बस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन आई एम जस्ट नॉट सॉल्विंग द कंप्लीट थिंग बिकॉज दिस सेशन आर टू जस्ट टेल यू दी अप्रोच। मतलब अप्रोच का मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं होगा, पता होगा, बट ऑब्वियसली जब हम इस पार्ट में आए हैं तो मुझे ये बताना था आपको भाई स्टूडेंट्स कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट लगा है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लगा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो वाला पार्ट, तो यहां से आपको लर्न करने को मिला कॉन्सेप्ट को भी, और साथ साथ में कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। किसी को सपोज बहुत स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं, वो उनको सीखने को मिला। तो यहाँ मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, अगेन जस्ट टू मेक श्योर कि आपका फोकस राइट जगह पे हो, मैटर ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। मैं बहुत बार इस चीज के बारे में बात कर चुका हूं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। देखो भाई इंटीग्रल टर्म्स पूछी गई है, आज सेशन जल्दी नहीं हो गया, अभी क्वेश्चन इजी थे। लेट मी चेक कितने मिनट में हो रहा है सेशन। 12 मिनट तो अभी हो गए, बस हुई तो लगभग 15-16 मिनट में निपट जाएगा। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन इजी थे। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है इसके मुझे निकालने। पहली बार मैं जनरल टर्म लिखता हूं, NCR x यानी कि 5 की पावर 1/2 n माइनस n की वैल्यू 1016 है माइनस r, और 7 की पावर 1/8 की पावर डायरेक्टली r। अब ऑब्वियसली इसको इंटीग्रल होने के लिए ऑब्वियसली r शुड ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 8, अगर नहीं होगा मल्टीपल ऑफ 8 तो 7 हमेशा एक आपको इरेशनल नंबर दे देगा। और यहां पर भी अगर मैं चेक करूं 1076, अब एक चीज कि r को हमेशा इवन होना पड़ेगा, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। ऑब्वियसली वो कंडीशन इसके अंदर ही छुपी हुई है और ये मेजर कंडीशन है, तो मुझे सिर्फ मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए। मल्टीपल ऑफ 8 निकालना आसान है, दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। मैं आपको और सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। ये मैंने जो जनरल टर्म लिखी वो है। ऑब्वियसली दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद मुझे एक कंडीशन जो कॉमन कंडीशन या फिर हम एलसीएम वगैरह जो भी बोलते हैं वो ये देखने को मिली कि भाई मुझे मल्टीपल ऑफ 8 लेना पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ 8 लेने के लिए मुझे 0 स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आई कैन गो अप टू 016। यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो मैं निकाल लूंगा विद अ सिंपल फार्मूला an = a + n - 1d, दैट इज अ जीपी, सॉरी एपी, बिकॉज ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 8 है। फर्स्ट टर्म 0 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 8 है, लास्ट टर्म 1016 है, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूं, 27 आएंगी ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब n - 1 की वैल्यू 27 आ रही है तो n की वैल्यू 128, तो 128 ऐसी वैल्यू पॉसिबल्स हैं जो मेरे, जिसकी वजह से मेरा जो ये है इसमें मुझे इसकी इंटीग्रल टर्म्स मिलेंगे। अदरवाइज सारी टर्म मुझे इरेशनल्स वगैरह या फिर इरेशनल क्या रैशनल जो भी कहना है वो मिलेंगे, बट इंटीग्रल नहीं मिलेंगे। मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग टू गेट अ इंटीग्रल टर्म्स। तो ये मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड यस, जो आज के 5 क्वेश्चन थे आपने देखा। अब जिस स्टूडेंट ने, कई स्टूडेंट जो पहले 11-12 क्वेश्चन पटक गए होंगे और बाद में जब घर जाके या फिर किसी तरीके से चेक किया, वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तो इतने आसान थे कि वो 5 मिनट की 5 मिनट तो छोड़ो, इसको 2.5-3 मिनट में भी किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन देख लो भाई, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट होता है, इतनी बार रिपीट होता है कि बस वो दिमाग में भी वो सीधा ना सॉल्यूशन में भी सारे पार्ट स्किप करेगा। अच्छा इसकी पावर तो आ रही है 1012, इसकी पावर 8, तो मुझे 8 के मल्टीपल देखने हैं, लास्ट तो 1016 लिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म उसकी 0 हो जाएगी, n - 1d है, मुझे 8 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ सॉल्व करूंगा। अरे भाई कर दिया भाई, कैलकुलेशन भी करी लेकिन कितनी जल्दी करी। तो ये सब चीजें कब आएंगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी, आप अप्रोच पे अच्छा ध्यान दोगे तो ठीक है। तो वही मैं इसलिए करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस खुद करो भाई, अप्रोच यहाँ से सीखो, प्रैक्टिस खुद करो, अप्रोच यहाँ से सीखो, कूल, ठीक है। तो ये मैंने देखा कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो भाई कितना आसान था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, सिर्फ वेवी कर्व का एक कॉन्सेप्ट लगा था, बाकी तो बस ग्रेटर देन 0 करना था। ये तो सॉल्यूशन में भी कैलकुलेशन वाइज भी आसान था, ये कैलकुलेशन वाइज आसान था। तो आज के आज पांचों के पांचों क्वेश्चन, ये तो भाई फॉर्मूला ही दे दिया भाई, पूछा ही क्या इन्होंने, कोलिनियर को माइनस करते फॉर्मूले पढ़ते क्या है, ये सब चीजें। चलो ठीक है, तो दिस सेशन इज अबाउट अप टू हियर ओनली, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।